कांग्रेस के स्टेट चीफ का एक आज ही स्टेटमेंट आया। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को भी कह दिया कि आप साहब, उनको भी एक तरह से न्योता दे दिया। पीडीपी के लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हमारा अभी फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक स्टेटमेंट दिया महबूबा मुफ्ती के लिए कि उनके लिए हमारा पूरा सम्मान है। राजनीतिक तरीके से देखें तो दूसरे तरह का समीकरण दिख रहा है कि बीजेपी ने जो है अपनी एक मैथमेटिक्स कर ली है। उनको पता है कि जम्मू रीजन से हम आप 30 के आसपास सीट ले आ रहे हैं, हमें इतनी सीटों की ज़रूरत है वहाँ पर। कांग्रेस में ये कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है सेंट्रल लीडरशिप में कि अपने दम पे राहुल गांधी सब जगह घूमें और कहें कि मेरे नाम पे, कांग्रेस के नाम पे वोट दीजिए। नमस्कार, पोलपंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ नरेश कोश्यारी। तो कल नतीजे आने हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव के, और इस बीच सबकी नजर है क्योंकि एग्जिट पोल जो आए हैं, एग्जिट पोल के नतीजे हैं। हरियाणा में काफी हद तक तस्वीर साफ नजर आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य बन चुका है इन दोनों में जहां पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए भी ये खुशखबरी हो सकती है और कल किसी को भी झटका लग सकता है। खास तौर पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे और उन पार्टियों की बात करेंगे जो इन सब के बीच में किसी का भी चुनाव बना सकते हैं, किसी का भी चुनाव खेल खराब कर सकते हैं। बहुत सारे नेता हैं, उन सब की बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं रोजाना की तरह। तो अरुण सर, क्या लग रहा है आपको कि कल क्या जिस तरीके से एग्जिट पोल ने बताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, आपको लगता है कि ऐसा होगा या फिर कुछ और होने वाला है? देखिए, जिस तरह से लोग आशान्वित हो गए हैं जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी, उससे तो लग रहा है कि कुछ जो है उनके फेवर में हुआ है। अब वो अलग बात है कि वो पूरी मेजॉरिटी उनके पास मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि उन लोगों को अच्छा जो है विनिंग एज दिख रहा है फिलहाल। लेकिन इसके साथ में ये भी कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल जो है एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं कि पूरी की पूरी आप सच्चाई सामने ले आ दें। क्योंकि हम लोग के यहाँ जो आप अभी दिसंबर देख लीजिए, दिसंबर में जब 4 राज्यों के चुनाव हुए थे तो उस समय भी इसी तरह की स्थिति थी कि कांग्रेस पूरी तरह से आ रही है चारों राज्यों में। लेकिन वो पूरी तरह से सच नहीं हुआ। आप जानते हैं तेलंगाना में ही वापसी हुआ। तेलंगाना के मुख्य कारण थे। तेलंगाना का कारण ये था कि वहाँ का जो बीआरएस सरकार थी उससे लोग नाराज थे। बीआरएस की सरकार से नाराजगी की वजह से जो उनका पूरा का पूरा वोट बैंक था वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। और बीजेपी जो है अपना वोट बैंक बढ़ाई, लेकिन वो सत्ता में आने नहीं आ सकी क्योंकि वो लोग अभी अपना उनका वोट बैंक वहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। बिल्कुल सर, कश्मीर को लेकर लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो बहुत मेहनत कर रही है, वो खास तौर पर निर्दलियों से बातचीत कर रही है। उन्होंने चुनावों से पहले भी बहुत कुछ प्लान किया था, लेकिन ये प्लान तब सक्सेस होगा जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, उनका प्रीपोल अलायंस है, तो उपराज्यपाल तो उन्हीं को सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप देखिए प्री पोल अलायंस है। अगर जिस तरह से उन लोगों की उम्मीदें हैं, और आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला जो है अपनी टोपी उतार के घूम रहे थे लोगों के बीच में, लोग छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे थे और लोगों के बीच में जा रहे थे। उन्होंने एक तरह से अपनी जो प्रेस्टीज है उनकी प्रेस्टीज ही लगा दी थी। तो अगर इस तरह का मैसेज जाता है, इस तरह का अंडर करंट है कि साहब जो हमको जो है राज्य को दूसरे तरीके से आगे बढ़ाना है, और वहाँ के लोकल लोगों का सेंटिमेंट्स था कि एंटी बीजेपी है पूरी तरह से सेंटर के खिलाफ, खासकर 370 हटने के बाद एक अंडर करंट वैसा वो पैरेलल चल रहा है वहाँ पर कि हम साहब हमारे साथ धोखा हुआ है। तो अगर वो भावना प्रीडोमिनेंट है, वो पूरी तरह से वो मजबूत वही अगर सेंटीमेंट चल रहा है तो उसमें तो, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। वो अगर दिखता होता तो हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते थे कि एक तरफा हो रहा है, लेकिन एक तरफा फैसला होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन उसमें ये कम से कम वैली रीजन में लोग कह रहे हैं, या जो हम लोगों ने देखा कि पोल्स में भी साहब की उन सब चीज़ों को लेकर जो है वहाँ पर वो लोग डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन ये इंडिपेंडेंस की बात आपने कही, इंडिपेंडेंस के साथ में दूसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और जो रीजनल पार्टीज, मैं 2-3 रीजनल पार्टीज की बात करूंगा। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के स्टेट चीफ का एक आज ही स्टेटमेंट आया। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को भी कह दिया कि आप साहब, उनको भी एक तरह से न्योता दे दिया। पीडीपी के लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हमारा अभी फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक स्टेटमेंट दिया महबूबा मुफ्ती के लिए कि उनके लिए हमारा पूरा सम्मान है। तो उस तरह से इन लोगों की भी कोशिशें शुरू हो गई हैं। इस चुनाव में जो सबसे ज़्यादा नुकसान पीडीपी को हुआ है, पीडीपी जो है, पीडीपी पिछली बार कांग्रेस बीजेपी के साथ सत्ता में रहने का खामियाजा भुगतती हुई दिख रही है। तो उसकी तरह से पीडीपी थोड़ा सा अपने जो है बैकफुट पे दिखी। लेकिन उनकी बेटी का एक स्टेटमेंट आया है, इल्तिजा भुट्टो का, इल्तिजा मुफ्ती का स्टेटमेंट आया है कि अभी उन्होंने क्लियरली ये नहीं कहा कि हम लोग कांग्रेस के
साथ में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का डिसीजन होगा, पार्टी जो डिसाइड करेगी वो हम लोग देखेंगे। लेकिन सर पीडीपी की जो सीटें एग्जिट पोल दिखा रहा है कि पीडीपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन खास तौर पर हम जो देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर मुकाबला सीधे सीधे नहीं होगा, कश्मीर रीजन पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं क्योंकि कश्मीर रीजन में मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और जो सारे कैंडिडेट सारी पार्टियां हैं सबके ही वोट उन्हीं पर डिपेंड है, उन्हीं पर निर्भर हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 1500 सीटों से कई सीटें अगर गवा देती हैं तो फिर तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। मैंने कहा ना कि देखिए वहाँ पर कुछ जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को ले, डिसीजन जो होगा, डिसीजन जो पार्टीज का जो आपस में प्रतिद्वंदियों के बीच में जो मार्जिन, विक्ट्री मार्जिन होगा, अगर वो विक्ट्री मार्जिन बहुत कम होता है, सपोज 500 से 2000 के बीच में, और मुझे लगता भी है क्योंकि जिस तरह से इंडिपेंडेंट्स 40% खड़े थे और उसके बाद में अपनी पार्टी हो, गुलाम नबी साहब की पार्टी है, और उसके बाद में आपने देखा होगा कि इंजीनियर राशिद की पार्टी है ही है, जमात के कैंडिडेट, ये सब लोग वैली रीजन में ही खड़े हैं, और मैं सजाद लोन की पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का भी नाम लूंगा। तो इतनी पार्टियां जो मुख्य, जो कि सबके सामने दिख रही हैं और जिनका जनाधार भी दिखता है, तो ऐसी पार्टियां जब लड़ रही हैं सभी जगहों पे, वैली रीजन में आप जानते हैं मेजॉरिटी सीट्स है, 47 सीट्स हैं, तो वहां पर जब सब ये लोग एक साथ में लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ में, तो उसमें ये हो सकता है कि जो जीतने का मार्जिन बहुत कम हो, उसमें इंडिपेंडेंस भी, क्योंकि इंडिपेंडेंस जो है प्रॉक्सी बीजेपी के कैंडिडेट बहुत जगह, जिसकी फारूक अब्दुल्ला ने भी बात कही, और इवन उन्होंने तो इंजीनियर राशिद को भी यही ब्लेम किया, अपनी पार्टी को भी इन लोगों ने कहा, इवन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सजाद लोन की भी पार्टी को कहा गया कि वो बीजेपी की टीम है। तो ये सब पार्टी अगर बीजेपी की बी टीम के रूप में लड़ रही है, तो अगर वो लोग 2-2, 4-4 सीट जीतते हैं तो वो बहुत डिसाइडिंग होगा, वो दूसरे तरह की पिक्चर इमर्ज होगी। इसलिए भी शायद आपने देखा होगा कि एक और इसी बीच बात आ गई कि साहब वहाँ के जो एलजी हैं 5 एमएलएज को नॉमिनेट करेंगे सरकार गठन के पहले, तो उसमें अगर राजनीतिक तरीके से देखें तो दूसरे तरह का समीकरण दिख रहा है कि बीजेपी ने जो है अपनी एक मैथमेटिक्स कर ली है, उनको पता है कि जम्मू रीजन से हम आप 30 के आसपास सीट ले आ रहे हैं, हमें इतनी सीटों की जरूरत है वहाँ पर, तो अगर 15 सीट वहाँ 16 सीट जरूरत पड़ रही है, तो इंडिपेंडेंट के अलावा वो जो है 5 नॉमिनेट करेंगे, तो 5 नॉमिनेट तो वो तो उनके साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो वोट करने आए। नॉमिनेशन में कभी 2 तरह का होता है कि वो लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, लेकिन वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग में, यानी सरकार के बनने बिगड़ने में उनका कंट्रीब्यूशन होगा। तो अगर ये सच होता है तो इसका मतलब उनकी भी मैथमेटिक्स तैयार है, पॉलिटिकल अर्थमेटिक्स उन्होंने को उसका फायदा हो सकता है सीधी सीधी ऑब्वियसली, क्योंकि सरकार उनको नॉमिनेट करेगी, वो हो सकता है कि वो इंजीनियर राशिद की पार्टी की तरफ से जो है उनके किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट कर दें, उनका समर्थन वाला, बाकी उनके जो एमएलएस होंगे उनका समर्थन मिल जाएगा, उनका समर्थन। तो इस तरह की भी राजनीति हो सकती है। अगर सजाद लोन का कोई करीबी नॉमिनेट हो सकता है, या जमात का कोई कैंडिडेट जो जिसका सॉफ्ट कॉर्नर हो बीजेपी की तरफ, वो नॉमिनेट, मतलब इस तरह की संभावनाएं हैं जिसमें वो पूरा का पूरा जो चंक जो है सिंपैथाइजर्स का उस पर्टिकुलर नॉमिनेशन के साथ में बीजेपी के साथ, सरकार के साथ आ सकता है। तो राजनीति में बड़ी संभावनाएं हैं। अगर हंग असेंबली होती है तो उसमें आने वाले समय में बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। बिल्कुल, जो कैलकुलेशन होगा ये हो सकता है कि ठीक है, हम आपके एक नेता को नॉमिनेट कर रहे हैं, आप 2 और ले आइए साथ में, जो बातचीत चल रही है, बाकी लोग आ जाएंगे। जाहिर सी बात, नेगोशिएशन अगर इंजीनियर राशिद जैसा कि इंडिपेंडेंट आपने पोल्स में देखा कि 14 के करीब 10 प्लस हो रहे हैं, 10 प्लस अगर हो रहे हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा धड़ा होगा, सपोज हम लोग मान ले कि इंजीनियर राशिद की पार्टी के 5 लोग या 10 लोग जीतते हैं, 5 लोग भी जीतते हैं, तो उनका कोई एक प्रमुख नेता को जो है उनकी पार्टी के किसी प्रमुख नेता को चाहे वो उसको नॉमिनेट किया जा सकता है। बिल्कुल सर, इस बीच एक और सवाल जो है, एक और सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मान लीजिए बहुमत में आ जाते हैं, तो अगर इसमें भी अगर बराबर सीटें दोनों की होती हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस जम्मू रीजन में अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है और वहां से अच्छा रिजल्ट उसको आ सकता है, और कश्मीर से भी कुछ सीटों में वो अच्छा खासा लड़ रही है, अगर बराबर सीटें जीत के आए तो फिर मुख्यमंत्री को लेकर भी बड़ा ये यहाँ पर बवाल हो सकता है कि कांग्रेस भी बोलेगी हमारा मुख्यमंत्री हो। ये तो उनका इंटरनल मामला होगा। ये भी एक तसल, देखिए अलायंस की राजनीति में जो गुट बड़ा होता है, जिसके मेंबर ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात उसका चीफ मिनिस्टर होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वैली रीजन में
ज़्यादा असर है, तो जाहिर सी बात उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। लेकिन आपने कहा कि ऐसी स्थिति आ सकती है, ऐसी स्थिति थोड़ा सा रिमोट है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल। लेकिन ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है उनको कांग्रेस को इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटिमेंट्स जो है उनको खुद जाके जो है उन लोगों ने खुद जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ राहुल गांधी जाके समझौता किए थे। तो वहाँ पर तो इन लोगों ने एक तरह से आपने देखा होगा कि कांग्रेस को अब इस बात से गुरेज नहीं रहा। उसका एक्सपेरिमेंट आपने समाजवादी पार्टी जी। के साथ अलायंस में देखा, आरजेडी के साथ बिहार में लोकसभा इलेक्शन के पहले देखा। तो ये सब संभावनाएं तो काउंटिंग के बाद की जब सीट के ऊपर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नंबर करीब हुए तो ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि पीडीपी को अपनी तरफ लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, थोड़ी बात हरियाणा की कर लेते हैं। एग्जिट पोल कर रहे हैं कि कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है। अगर क्लीन स्वीप कर लेती है कांग्रेस तो किसकी संभावनाएं ज्यादा है, हुड्डा की शैलजा? देखिए, हुड्डा साहब बहुत मजबूत नेता हैं। 2 टर्म उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में जो वहाँ पर और बहुत एक तरह से यूँ कहें कि बहुत मजबूत सरकार चलाई है। और लोकसभा इलेक्शन में तो मैं कहूँगा कि उन्होंने जो नारा दिया था कि बीजेपी को हटाना है, तो और उसके बाद लगातार कहते रहे कि बीजेपी को हाफ कर दिया, इस बार साफ कर देंगे। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस उन्होंने जिस तरह से दिखाया है क्षेत्र में पूरे चुनाव के दरमियान में, तो उनका उनका मैं यूँ कहूँ कि जो दावेदारी है उनकी सबसे मजबूत दावेदारी फिलहाल उन्हीं की दिख रही है। और जाट वोटों को एकजुट करने में या यूँ मैसेज पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी का साहब की स्प्लिट वोट नहीं होने देना है। हम लोगों को पूरी बिरादरी, 36 बिरादरी जो है बीजेपी के खिलाफ वोट करे, किसानों को लेकर, पहलवानों को और नौजवानों की जो मुद्दा लेकिन सर, उठाते जिस हुए। तरीके से दलित राजनीति पूरे देश में इस वक्त मुद्दा बना हुआ है, दलितों को अपनी ओर खींचने के लिए बीजेपी और कांग्रेस लगातार दोनों पार्टियां मेहनत कर रही हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ शैलजा को बना के दूसरे प्रदेशों में उसका उदाहरण सेट किया जाए? कांग्रेस ऐसे भी कर सकती है। देखिए, होने को तो बहुत सारी चीजें हो सकती, क्योंकि राहुल गांधी जो है काफी मजबूत आज स्थिति किसी में है। कल दलित के घर जाके खाना भी बनाया, हाँ, तो खाना वो पकाया आप उन्होंने। ये सब जो जो सिंबॉलिक चीजें हैं, जो आप कह सकते हैं कि एक जो नैरेटिव सेट करने की बात है, उसमें एक एक सटल सा मैसेज भी हो सकता जी। है। आप इस बात को भी इनकार पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो 77 ईयर्स के हैं। या ये बीच का फार्मूला आ जाए कि आप शुरू के 2 साल रहेंगे, उसके बाद जो आपको सीट देनी पड़ेगी, शैलजा को देना पड़ेगा। कुछ न कुछ बीच का वो रास्ता 2.5 साल वाला कुछ फॉर्मूला न भी कुछ बीच का लागू हो रास्ता, सकता है। क्योंकि उनकी हुड्डा साहब की भी एक दिख रही, जिस तरह से वो कह रहे हैं ना मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। आज भी एक उनका स्टेटमेंट आ गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें उससे दिख रहा है कि हुड्डा साहब डिटर्मिन्ड है कि किसी भी कीमत पे मैं अगर आ रही हूँ कुर्सी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो है उनको पूरी तरह से दरकिनार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद जो है इलेक्शंस हैं और कांग्रेस में भी भाई यूनिटी दिखानी है कि हमारे यहाँ जो है फैक्शनलिज्म नहीं है। तो उसमें उसमें सेंट्रल लीडरशिप बहुत कारगर होगी। सेंट्रल लीडरशिप में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी इस समय बहुत मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो है लोकसभा इलेक्शन में दिखा दिया साहब कि हम जो है कांग्रेस को रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन सर, कांग्रेस जी पर एक आरोप हमेशा से लगता आया है कि वो नए लोगों को मौका नहीं देती है। चाहे वो हम राजस्थान की बात करें, वहाँ अशोक गहलोत को कई बार रिपीट किया गया, सचिन पायलट को मौका नहीं मिला, कमलनाथ को बार बार रिपीट किया गया, वहाँ पर जीतू पटवारी को उस टाइम पे मौका नहीं मिला, हालांकि अब उनको मौका मिल गया है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी बने। तो इस तरीके के कई उदाहरण है कांग्रेस में, जहाँ पर कहा जाता है कि नए लोगों, पुराने लोगों पर दाव खेलती है, नए लोगों को बीजेपी मौका देती है, कांग्रेस नहीं। देखिए, मैं इस पे एक बात कहूंगा कि कांग्रेस ने ऐसा किया है, क्योंकि बीच में आपने पिछले 10 साल में देखा होगा या 15 साल देख लीजिए, सेंट्रल लीडरशिप कमजोर दिखी थी। जी। उसी उसी सेंट्रल लीडरशिप की जो पावर को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए राहुल गांधी ने जो है, आप देखिए कि दोनों यात्राएं की, तो उन्होंने उस सेंट्रल लीडरशिप की पावर को, मेरा मानना है कि रेस्टोर किया है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को। और इस समय मेरा मानना है कि अगर राहुल गांधी ये डिसीजन ले लेते हैं, आपने देखा होगा कि तेलंगाना में उन्होंने एक नए, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं थी, उनको रेवन्ना को जो है बनाया चीफ मिनिस्टर। और तो उसके बाद और कमलनाथ का आपने लिया, और जो और बड़े नेता का नाम गहलोत साहब का नाम लिया। तो ये लोग रीजनल छत्रप्स के रूप में, इतनी की जड़ें इतनी गहरी थी कि ये लोग चुनाव हरवा सकते थे। और कांग्रेस में ये कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था सेंट्रल लीडरशिप में कि अपने दम पे राहुल गांधी सब जगह घूमे और कहें कि मेरे नाम पे, कांग्रेस के नाम पे वोट दीजिए। तो उससे लेकिन पार्टी बाहर आ चुकी है, उससे पार्टी बाहर आ चुके हैं, लोकसभा में इसका रिफ्लेक्शन दिख चुका है। तो उसकी वजह से ये सरप्राइज डिसीजन अगर कांग्रेस पार्टी लेती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए, आपने जैसा कहा, वो एक बेंचमार्क सेट होगा। हो सकता है कांग्रेस पार्टी इस तरह की भी बात कर सकती है, क्योंकि राहुल थोड़ा सा जो है इस समय पूरी की पूरी जो लीडरशिप, सभी का फेथ उनमें है।
तो हो सकता है वो कुछ दूसरे तरह का डिसीजन ले। इसकी कोई मतलब मैंने कहा कि इसका कुछ इंडिकेशन नहीं है, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट हो भी सकता है। राजनीति में कुछ भी, किसी भी चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, ये तमाम चीजें चल रही हैं, कल नतीजे आएंगे। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव, कल नतीजे आएंगे तो ये चुनाव कल आपको रिजल्ट पता चलेगा, चुनाव खत्म हुआ है। लेकिन ये चुनाव बिल्कुल सर। एक मिनट और टोकूंगा अच्छा जी। कि अगर दोनों देशों में, दोनों प्रदेशों में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसके बाद से आप देखेंगे कि एक तरह की नई शुरुआत आप देखेंगे। नई बिल्कुल। शुरुआत ये है कि पिछले साल पिछले साल के आपने देखा होगा हिमाचल से जो शुरू हुआ, हिमाचल में कांग्रेस जीती, उसके बाद कर्नाटका में जीती और फिर तेलंगाना में जीती। जी। तेलंगाना के बाद ये जर्नी अगर शुरू होती है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी दोनों की सरकार बनती है, तो उसके बाद इस स्प्री में मुझे जो लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है महाराष्ट्र और वही। झारखंड जो चुनाव है उसमें भी फिर अच्छा बिल्कुल, मैं करेगी, वहीं क्योंकि जी महाराष्ट्र की बात करने वाला था। तो देखिए, तो अब हमने आपको पूरे चुनाव के दरमियान चीजें बताई। महाराष्ट्र अब अगला मिशन है, क्योंकि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी यानी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार वहां पर रैलियां कर रहे हैं, तो उन्होंने तो अपना मिशन शुरू कर दिया है। हम भी कल चुनाव के नतीजे आएंगे, दिन भर आपके साथ रहेंगे, दिन भर आपको चुनाव का रिजल्ट बताएंगे, हर एक एक सीट का हाल बताएंगे, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, दिन भर लाइव के जरिए आपसे जुड़े रहेंगे। उसके बाद हम आपको महाराष्ट्र की ओर ले चलेंगे और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, और राहुल गांधी जिस तरीके से लग गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो वहां की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, तो हम परसों से वो स्टार्ट करेंगे। तो लगातार पोल पंच के साथ आप जुड़े रहिएगा, रोजाना आप जुड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो सुबह से ही हम 8 बजे से आपके साथ लाइव के जरिए जुड़ेंगे और आपको तमाम दोनों जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों की सीटों के बारे में आपको तमाम बातें बताएंगे, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, कौन बढ़त बना रहा है, कौन सरकार बनाने के करीब आ जाएगा, तमाम चीजें आपको पता चलेंगी। रोजाना जुड़े रहते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।